हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए सीडीपी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे टॉप हार्ड लेवल, और इनका लेवल किस हद तक हार्ड है वो आप प्रश्नों को देखकर ही समझ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। लेकिन यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी कि घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। जी हाँ, समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे, बताएंगे पहले प्रश्न का आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है जो वस्तुनिष्ठ नहीं है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन भरा सवाल हो गया कि सर ये तो कैसे बताएं कि वस्तुनिष्ठ है या नहीं है। पहला है प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि और निरीक्षण विधि। तो बताइए दोस्तों, कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। थोड़ा सा यदि आप लॉजिक लगाएंगे तो प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से कर देंगे। ठीक है, जी हाँ, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो ध्यान रखिए, अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो प्रयोगात्मक विधि आपकी वस्तुनिष्ठ विधि होती है दोस्तों। उपचारात्मक विधि भी होती है और निरीक्षण विधि भी होता है। इन सभी के द्वारा हम किसी न किसी अन्य व्यक्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। लेकिन आत्मनिरीक्षण विधि, आत्मनिरीक्षण, आत्म मीन्स अपना, निरीक्षण मीन्स निरीक्षण करना यानी कि अपना निरीक्षण करना, ये कौन सी भैया वस्तुनिष्ठ विधि है। ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पर। जी हाँ, सेकंड क्वेश्चन है जो कि होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबद्ध संवेग से मेल नहीं खाती। जी हाँ, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है। पलायन और भय, संवेदना और आश्चर्य, युद्ध प्रियता और क्रोध, अप्रियता और घृणा। तो आपको बताना है किसमें जो है ऐसा कौन सा इसमें जोड़ा है जिसमें मूल प्रवृत्ति और संवेग एक दूसरे से मिले जुले नहीं होते हैं दोस्तों। जी हाँ, बताइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पलायन, पलायन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। तो ये होता है दोस्तों भय के कारण। यदि हमें यहाँ पर डर है डाकुओं का, रोज डाकू यहाँ पर चोरी करते हैं, लोगों को मारते हैं, तो क्या होगा, हमें डर होगा, हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। तो ये हो सकता है। ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड को छोड़ दीजिए, अब हम थर्ड की बात करते हैं। युद्ध प्रियता यानी कि क्रोध, हमारे अंदर क्रोध है तभी तो हमें युद्ध से प्रिय करेंगे, प्यार करेंगे युद्ध से। युद्ध में कौन जाना चाहता है, जिससे ज़्यादा क्रोध आता है। सिंपल सी चीज़ है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अप्रियता यानी कि हमें जो चीज़ प्रिय नहीं लगती है उससे हम घृणा करने लगते हैं, यानी कि ये सभी सही हैं। लेकिन संवेदना और आश्चर्य ये एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है। मूर्त और अमूर्त तो आप समझते ही होंगे। मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें हमें सामने से दिखाई देती हैं वो मूर्त होती हैं, और जो दिखाई नहीं देती हैं वो अमूर्त होती हैं। तो सीधी सी चीज़ है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आपको क्या अमूर्त है, अमूर्त स्थायी का मतलब है को क्या दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, निवास स्थान दिखाई देता है, आप कहाँ पे रहते हैं दिखाई देता है, बिल्कुल देता है। नेक्स्ट, पशु दिखाई देते हैं, गाय भैंस बकरी घोड़ा ये सब दिखाई देते हैं। क्या क्रोध आपको दिखाई देता है, बताइए दोस्तों। क्रोध और आदर, आप इनमें कंफ्यूज हो गए दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्रोध और आदर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों क्रोध, तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ये मिसमैच हो गया है। क्रोध और आदर आपका दोनों ही क्या होगा, दोनों ही आपके अमूर्त हैं, क्योंकि क्रोध भी आपका, एक बात बताइए, क्रोधी व्यक्ति दिखेगा लेकिन क्रोध नहीं दिखेगा। अगर व्यक्ति को क्रोध आ रहा है तो वो व्यक्ति क्रोधी हो जाएगा, वो तो आपको दिखेगा। लेकिन अगर हम बात करें क्या क्रोध आपको दिखता है, क्रोध भैया दिखने वाली चीज़ है, नहीं दिखती ना। आदर की अगर हम बात करेंगे, रेस्पेक्ट अगर व्यक्ति की करता है कोई तो रेस्पेक्टेड व्यक्ति दिखता है, लेकिन क्या रेस्पेक्ट दिखती है,
नहीं दिखती। ये एक अमूर्त भाव है, ये दोनों अमूर्त भाव है। तो इसमें आपका ए और आपका फोर्थ दोनों सही हो जाएंगे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो होगा आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको बताना है किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना जिसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कोई व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत परेशान है, और उसको हमने क्या किया, बहुत अच्छे से उसको 2-3 शब्द बोल दिए जिसको कि क्या मिला, उसको सहानुभूति प्राप्त हुई। तो ये किसका उदाहरण है? सक्रिय सहानुभूति का, निष्क्रिय सहानुभूति का, व्यक्तिगत सहानुभूति का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। जी हाँ, कमेंट कीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बताएं। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना, ध्यान रखेंगे ये दोस्तों, ये आपका निष्क्रिय सहानुभूति है। क्योंकि दुखी व्यक्ति को आप सहानुभूति दे रहे हैं, क्या पता वो आपकी सहानुभूति से संतुष्ट हुआ और क्या पता नहीं हुआ, इसीलिए आपका निष्क्रिय सहानुभूति होगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्वेश्चन का लेवल, लेकिन प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, जी हाँ, बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। किसी व्यक्ति के विकास के संदर्भ में क्या सही नहीं है दोस्तों? जो सही नहीं है वो आपको बताना है, विकास के बारे में बताना है। यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। आप जानते हैं जो विकास होता है जीवन पर्यंत चलता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, सीधी सी बात है, ये एकदम से सही है। वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल दोस्तों, जो वृद्धि, देखिए विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन वृद्धि एक निश्चित स्तर तक ही जाती है। तो ये क्या है, विकास का ही एक हिस्सा है। ऑप्शन बी एकदम से सही है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, ये गलत है दोस्तों। जो परिवर्तन है जरूरी नहीं उनको देखा जा सकता है, मापा जा सकता है, जरूरी नहीं। समझ रहे ना आप? तो अगर हम बात करें, जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसकी वाणी में परिवर्तन हो जाता है जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, तो क्या हम उसके परिवर्तनों को माप सकते हैं? क्या देख सकते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यही नहीं होगा, और यही आपका नहीं पूछा है, इसीलिए आपका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, 3 इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न एक बार नहीं दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। स्टेनले हॉल के अनुसार बताना है कि उन्होंने क्या कहा है। किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था एक ज्वार है जो बालक की नसों में उठना शुरू होता है। किशोरावस्था बचपन से परिपक्वता की ओर गमन करता है। तो बताना है दोस्तों स्टेनले हॉल के अनुसार कौन सा इसमें सही कथन है। जी हाँ, तो अगर हम बात करें, आप सभी लोग जानते हैं स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था बहुत ही ज़्यादा संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो होगा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है दोस्तों। जो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है वो आपको बताना है दोस्तों। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व या तीव्र समायोजन। जी हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का उत्तर, और हम बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। ठीक है, जी हाँ, आपका किशोरावस्था से एक प्रश्न बन जाता है दोस्तों, इसीलिए मैंने यहाँ से कई प्रश्न लिए हैं। तो अगर हम बात करें किशोरावस्था के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए, अगर हम बात करें शारीरिक विकास बिल्कुल होता है दोस्तों, ठीक है, मानसिक विकास भी होता है। आप सभी लोग जानते हैं बच्चा सोचना भी शुरू करता है, बहुत अच्छे से सोचना शुरू करता है। समूह का महत्व, बिल्कुल दोस्तों, टोली निर्माण की अवस्था होती है दोस्तों, यानी कि समूह में रहना, बहुत अच्छे से काम करना, ये सारी चीज़ें समूह में करता है किशोरावस्था में बच्चा। ठीक है, तीव्र समायोजन ये गलत हो जाएगा, तीव्र समायोजन नहीं पाया जाता आपका किशोरावस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, किसे प्रभावित करते हैं? बच्चे के संवेगात्मक विकास को,
बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे की संकल्प शक्ति को, या फिर बच्चे के आत्मविश्वास को? तो बताइए, थकावट और बीमारी जैसे जो कारक हैं वो मुख्य रूप से किसको प्रभावित करते हैं? जी हाँ, बताएं बताएं दोस्तों, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से किसको प्रभावित करते हैं? तो यहां पर अगर हम बात करें, बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित नहीं करते हैं दोस्तों, ध्यान रखें, थकावट बीमारी बच्चे के संवेग इमोशन को प्रभावित नहीं करते, ध्यान रखेंगे, करते हैं लेकिन बहुत कम, बहुत कम। बच्चे की संकल्प शक्ति को प्रभावित नहीं करते, ध्यान रखिए, बच्चे के आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं करते, बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, बच्चा अगर बीमार है तो क्या होगा, उसका शारीरिक विकास ठीक से प्रभावित हो नहीं, उसका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, यानी कि क्या होगा, उसका शारीरिक विकास बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सीखना विकास की प्रक्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए इस प्रश्न के लिए। जी हाँ, सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा? वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने, मॉर्गन ने, या फिर क्रॉनबेक ने? जी हाँ, बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है? जी हाँ, बताएं। तो यहां पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, ये वुडवर्थ ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संदर्भ में सही नहीं है? दोस्तों ये आपको बताना है, जो सही नहीं है वो आपको बताना है, और जहां पर नहीं आता है आप तुरंत उसको क्या करेंगे? मार्क कर देंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ सीखना कुछ नया करना है, सीखना कुछ नया करना है दोस्तों, बिल्कुल जब हम सीखते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर करते हैं, नया जरूर करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम से सही है। सीखना अनुभवों का संगठन होता है, जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं हमारे अनुभव बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, सरासर गलत है। आप कुछ भी सीखिए उसका एक उद्देश्य होगा। हालांकि अगर हम खाना ही खाते हैं, अगर कोई खाना खाना सीखता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? अपना पेट भरना, तो कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है दोस्तों। तो यानी कि ये क्या होगा? एकदम से यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था और ये नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, जो होगा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट। जी हाँ, बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक का नियम है? जी हाँ, बताइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम, ये प्रश्न तो आप किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, आप सभी लोग जानते हैं। ये आपका थॉर्नडाइक ने नियम दिए थे। कितने नियम दिए? थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए थे, एक गौड़ नियम और एक मुख्य नियम। तो मुख्य नियम में आपका अभ्यास का नियम आता है दोस्तों, तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और जो हमारा ये थे थॉर्नडाइक जी, इन्होंने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था? कमेंट करके बताइए, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक जी ने? जी हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था? जी हाँ, तो मैं आपके लिए बता देता हूं, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जी हाँ, परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है उसको, निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है उसको, तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए। ठीक है, जितना मैं बोलता हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है दोस्तों? कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? जी हाँ, बताएं दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं प्रेरणा का अभाव, तो अगर प्रेरणा का अभाव होगा तो क्या बच्चा सीख पाएगा, अधिगम कर पाएगा? बिल्कुल दोस्तों, नहीं कर पाएगा। ये क्या है? ये एकदम से प्रेरणा का अभाव एकदम से सही है, ये अधिगम का अवरोधक है दोस्तों, अधिगम का अवरोधक है। जीवन से ना जोड़ना, अगर हम जीवन से जोड़ के नहीं पढ़ाएंगे बच्चा नहीं सीख पाएगा, अधिगम नहीं कर पाएगा, यानी कि ये वाला भी एकदम से सही है, ये अधिगम का अवरोधक है दोस्तों। और हम बात करें कि अधिगम परिस्थिति, तो अधिगम की परिस्थिति अधिगम के अवरोधन में प्रभावित करती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यानी कि अवरोधक
नहीं है दोस्तों, ये वाली अधिगम की परिस्थिति अवरोधक नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम से करेक्ट हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको बताना है कि समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है? यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ, जल्दी से कमेंट करें। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, समायोजन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। समायोजन संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। यह समस्या का समाधान करता है, बिल्कुल दोस्तों। हम जब आप हमारे अंदर समायोजन करने की क्षमता पैदा हो जाती है, तो समस्या का समाधान करना भी आ जाता है एकदम से, ये आप जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम जीवन के अनुभवों में, यानी कि जीवन के प्रत्येक हिस्से में अपने आप से समायोजन करना सीखते हैं, वातावरण से समायोजन करना सीखते हैं, समाज से समायोजन करना सीखते हैं। तो ये निरंतर चलता रहता है, यानी कि इसमें नहीं लिखा है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। और इतना पढ़ने के बाद दोस्तों, यदि आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। जी हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों इस प्रश्न की। निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो भाई अगर मैं बात करूं, आपको यही गलत मिल गया, यही पहला ही ऑप्शन गलत मिल गया। तो ध्यान रखिए, ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से, जरूरी नहीं है शिक्षक द्वारा किया जाए, ये गलत है दोस्तों। गलत ही तो पूछा था, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही एकदम से सही मिल गया, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ध्यान देना इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिलता है कि शिक्षक कार्य करता है, तो वो गलत हो जाएगा। शिक्षक अधिगमकर्ता का क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सर्वे सर्वा नहीं बनना है शिक्षक के लिए, शिक्षक के लिए सिर्फ मार्गदर्शक बनना है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और होगा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट। ये प्रश्न आपको बताना है जो कि आपको कंफ्यूज कर देगा। जी हाँ, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, हर बार एग्जाम देता है बीएड का, लेकिन जब फेल हो जाता है तो कह देता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ, इसीलिए फेल हो जाता हूँ, मैं बनना ही नहीं है मुझे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ये किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। उदात्तीकरण का, प्रक्षेपण का, युक्तिकरण का, या फिर आपका तादात्म्यीकरण का। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं आपके लिए बताना चाहूँगा इस प्रश्न का उत्तर। ये आपका हो जाएगा युक्तिकरण का उदाहरण। किसका? युक्तिकरण का उदाहरण, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए यदि आपको नहीं पता है तो, ठीक है। जी हाँ, तो दोस्तों